नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10th की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने वास्तविक संख्याएं तथा बहुपद उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी प्रकार के सवाल अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बन रहे थे, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको अच्छे से समझा था और जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। तो उसका जो अगला भाग है जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। आज हम उनकी चर्चा करेंगे कि वहाँ से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के सवाल होंगे और कौन कौन से अपने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर हमें वहाँ से पूरे नंबर चाहिए तो हमें किन किन सवालों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, किन किन सवालों को पढ़ने की जरूरत है, किन किन सवालों को आप स्किप कर सकते हैं। तो उसके साथ ही हम इस पार्ट के बारे में जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी की चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर हम 100 आउट ऑफ 100 ट्राई करेंगे। अपनी जो टारगेट है वो रहेगा 100 आउट ऑफ 100, मतलब पूरे में से पूरे नंबर चाहिए हमें, कहीं पर भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो तैयारी होगी वो भी 100% रखनी है। तो यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, उसके बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। जो सवाल बताए जाएंगे उसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। चाहे तो आप अपना बोर्ड पेपर आने के बाद उसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अपना आज जो चैप्टर है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अपने पास दो चर होंगे और उनसे जो रैखिक समीकरण बनेंगे उनका जोड़ा होगा। उनका क्या होगा? जोड़ा। मतलब इक्वेशन होगी जिसके अंदर चर होगा वो रैखिक होगा, मतलब उस चर की घात कितनी होगी? 1। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बहुपद पढ़ा था, जिसके अंदर कहा था कि चर की जितनी घात होती है उतनी बहुपद की घात होती है। जैसे 1 घात है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। और कहा था बहुपद और समीकरण में केवल बराबर का फर्क होता है। जैसे ही बराबर में 0 आ जाता है वो बहुपद किसमें बदल जाता है? समीकरण में। बहुपद के शून्य निकाले जाते हैं, समीकरण के मूल निकाले जाते हैं। तो जैसा रैखिक बहुपद होता है वैसा का वैसा रैखिक समीकरण होता है। केवल बहुपद के अंदर बराबर में 0 नहीं होता, समीकरण में बराबर में क्या आ जाता है? 0। मतलब अंदर चर और अचर होंगे और चर होंगे, उनकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1। और कहा है दो चर हैं, मतलब x भी होगा और y भी होगा, और दोनों की घात कितनी होगी? 1 होगी, एक से ज़्यादा घात नहीं होगी। और युग्म होगा, मतलब दो समीकरण होंगे, एक समीकरण नहीं होगा, दो समीकरण होंगे। क्योंकि अपने पास जितने चर होते हैं उनको हल करने के लिए उतने ही समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपने पास x, y और z 3 चर दिए हैं, तो इन 3 चरों को अगर हमें हल करना है तो उसके लिए हमें 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। और अगर हमारे पास दो चर है x और y, तो उनको हल करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अपने पास है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिएगा, यहां से जो अपने सवाल आएंगे वो आएंगे टोटल 4 नंबर के। कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं? 4 नंबर के। उसके अंदर से 1 नंबर का तो आएगा अपने ऑप्शनल सवाल। 1 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाला है और एक आएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन। और एक आएगा 2 मार्क्स क्वेश्चन। एक नंबर का तो अपने ऑप्शनल सवाल आएगा, एक आएगा 1 मार्क्स नंबर और एक आएगा 2 अंक का प्रश्न। तो मतलब प्रश्न की संख्या होगी अपने 3, जिसके अंदर से एक अभिसद वाला है, एक 1 नंबर का है और एक है 2 नंबर का। अब देखना, अपने ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये अपने जो आएंगे वो आएंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसकी जगह जो है वो फिक्स है कि अपने ये प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से ही ये सवाल आने वाला है, इसके बाहर कहीं से भी सवाल आने वाला नहीं है। अपने जो 1 नंबर का ऑप्शनल सवाल है वो कहां से आएगा? वो आएगा अपने रेखाओं की प्रकृति पूछ सकता है,
हलों की संख्या पूछ सकता है या फिर चर का मान पूछ सकता है। रेखाओं की प्रकृति पूछी जा सकती है, हलों की संख्या पूछी जा सकती है और चर का मान भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर के अंदर जो अबसद वाला सवाल है उसमें, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें रेखिक समीकरण का निर्माण करना होगा। किससे? जो लैंग्वेज दी हुई होगी उससे। मतलब आपके पास कुछ भाषा लिखी हुई होगी और वहां से आपको रेखिक समीकरण का निर्माण करना है। वो आ सकता है आपके 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें, और ऑप्शनल के अंदर रेखाओं की प्रकृति, हलों की संख्या और चर का मान। 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका कंफर्म है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। और ध्यान रखना, यहाँ से जो अधिकतम सवाल बन रहा है वो 2 नंबर का बन रहा है। तो जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का जो सवाल होगा वो आपके पास, ध्यान रखिएगा, कोई हार्ड सवाल आने वाला नहीं है, सिंपल आएगा। सवाल कैसा आएगा? सिंपल आएगा। मतलब नॉर्मल इक्वेशन होगी जिनको आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा हल करना है। सवाल में कहा गया प्रतिस्थापन से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन द्वारा हल कर देना है, कहा गया विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन विधि से हल कर देंगे, और कहा गया है निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए तो जो विधि आपको बेटर आती है उससे उसको हल करना है। तो यहाँ से जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनका अंक विभाजन इस प्रकार से है, और जो प्रश्न बनेंगे वो इन कॉन्सेप्ट के बाहर बिल्कुल भी बनने वाले नहीं है। अब ध्यान रखना, आपके जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर ग्राफीय विधि है। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। लेकिन अधिकतम जो यहां से अंक बनेंगे वो बनेंगे 2। तो 2 नंबर के अंदर ग्राफीय विधि आए ये बिल्कुल भी चांस नहीं है। मतलब ग्राफीय विधि से रिलेटेड अपने कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ग्राफीय विधि को स्किप भी कर सकते हैं। हमें केवल प्रतिस्थापन और विलोपन पर ही फोकस करना है कि प्रतिस्थापन विलोपन विधि आती है, लैंग्वेज से रेखिक समीकरण का निर्माण कर सकते हैं, रेखाओं की प्रकृति, हलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चर का मान निकाल सकते हैं। मतलब इस चैप्टर के जो 4 नंबर हैं वो अपने कंफर्म है, इसके बाहर कुछ भी आएगा नहीं। अब देखना, जैसे रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करनी है तो अपने पास 2 रेखिक समीकरण युग्म होंगे। रेखिक समीकरण युग्म होगा हमारे पास जिसके अंदर 2 रेखिक समीकरण मौजूद होंगे। जैसे हमने उसको लिखा 2x + 3y + 5 = 0, और दूसरा लिखा हुआ था अपने पास 3x + 5y - 3 = 0। ये अपने पास 2 रेखिक समीकरण है। हमें क्या करना है, जब भी कोई रेखिक समीकरण लिखा जाता है तो उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax + by + c = 0। तो हमें क्या करना है कि जो रेखिक समीकरण है उसकी तुलना इस मानक रूप के साथ में कर देनी है और a, b और c के मान निकाल देने हैं। देखना, जब हम इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो x की जगह पर x है तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है अपने पास 2, y की जगह y है तो b की जगह क्या लिखा हुआ है 3, और जिसके साथ कोई भी चर लिखा हुआ नहीं है, अचर मान है, वो किसकी वैल्यू है? c की कांस्टेंट है। ये अपने पास हो गया c। मतलब यहां से a 2 होगा, b 3 होगा, c 5 होगा। अब देखना अपने पास इक्वेशन कितनी है 2, तो यहां से a b c के जो भी मान आए हैं उनको 1 1 नाम दे सकते हैं, a1 b1 c1 लिख सकते हैं। वैसे अपने पास दूसरी इक्वेशन है, इसके अंदर जो 3 होगा वो हो जाएगा अपने पास a2, 5 हो जाएगा b2, और देखना यहाँ पर जो वैल्यू है उसका चिन्ह भी लेना है। यहाँ पर सारे प्लस में थे तो आगे हमने कुछ नहीं लिखा था, अब यहाँ पर आगे माइनस है तो उस माइनस को भी गिनना है। मतलब C2 का मान कितना हो जाएगा -3। यहाँ से आप जो C2 लिखेंगे वो कितना लिखेंगे -3। फिर हमें इनका अनुपात लिखना है, मतलब A1 के बटे में A2, B1 के बटे में B2 और C1 के बटे में C2। देखो A1 के बटे में A2 लिख रहे हैं, A1 के बटे में क्या लिख रहे हैं A2। A1 का मान है अपने पास 2, A2 का मान है 3, B1 का मान है अपने पास 3, B2 का मान है अपने पास 5, C1 का मान है 5 और C2 का मान है -3। तीनों का अनुपात लिख दिया, A1 बटे A2 निकाला, B1 बटे B2 निकाला,
C1/C2 निकाला, तीनों के मान पता चल गए। अब हमें देखना है कि क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है, क्या पहला और दूसरा जो अनुपात हमने निकाला है क्या वो आपस में बराबर है। देखना 2/3 और 3/5 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब A1A2 नॉट इक्वल टू B1B2, मतलब A1A2 का मान B1B2 के बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ध्यान रखना, ये जो पहला हमारे पास रेखिक समीकरण है इसकी एक लाइन बनेगी, ये जो दूसरा रेखिक समीकरण है इसकी भी एक लाइन बनेगी, और इन दोनों की लाइन जब हम खींचते हैं तो ग्राफ के अंदर हमें इनकी जो लाइनें हैं वो प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी, क्योंकि A1A2 का मान B1B2 के बराबर नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो ध्यान रखना है रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। मतलब रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। जो रेखाएं होगी वो अपने पास कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, मतलब इस प्रकार से एक दूसरे को काटेगी, इस प्रकार से एक दूसरे को काटेगी। और जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, रेखाएं जितनी जगह पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है उतने ही उनके हल कहलाते हैं। जो रेखिक समीकरण है उनके उतने ही क्या होते हैं, हल। जितनी जगह पर प्रतिच्छेद होता है या जितनी जगह पर स्पर्श होता है, टच होता है, उतने ही उसके क्या होते हैं, हल। जैसे यहाँ पर एक जगह पर प्रतिच्छेद हो रहा था तो हल कितना हो जाएगा, एक, इसका क्या हो जाएगा, एक हल। अगला कि अगर A1A2 B1B2 के बराबर होता तो क्या होता, जब बराबर नहीं है तो हमने उस प्रतिच्छेदी रेखा कहा और उसका हल कितना बता दिया, एक। अगर बाय चांस ये बराबर हो जाते, A1A2 B1B2 के बराबर हो जाता, तब क्या करते, तब हम जो तीसरा अनुपात है C1/C2 उसको भी चेक करते। तो किसको भी चेक करते, C1/C2। यहां पर अपने पास दो संभावना है कि A1A2 B1B2 तो बराबर आ गया था, अगर ये बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट प्रतिच्छेदी रेखा हो रही थी। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो तीसरा भी चेक करना है। अब तीसरे के लिए दो संभावना है कि बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ये तीसरा वाला है वो बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब देखना जब बराबर आता है तो क्या होता है, जब बराबर आएगा तो एक रेखा जैसे ये खींची हुई है तो बराबर आने पर क्या होता है, दूसरी रेखा है वो भी इसके ऊपर खींची जाती है। मतलब दोनों रेखाएं एक ही होगी, दोनों रेखाएं अलग अलग नहीं होगी, दोनों रेखा एक के ऊपर एक खींचकर बना सकते हैं। मतलब यहां पर ये जो दोनों रेखा एक के ऊपर एक खींचते हैं तो वो कहलाती है अपने संपाती रेखाएं। वो रेखाएं कैसी कहलाती हैं, संपाती रेखाएं। वो रेखाएं अपने कैसी कहलाएगी, संपाती रेखाएं। जब A1A2 B1B2 के बराबर हो जाए और C1C2 के बराबर भी हो जाए तब अपने पास जो रेखाएं बनेगी वो कैसी बनेगी, संपाती। मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बना रहे हैं तो वो उसको प्रतिच्छेद तो नहीं कर रही है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं वो हमको पता नहीं है, उनको हम कहते हैं कि अनगिनत है, मतलब अनेक है, अनंत है। तो अनंत बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है तो उसके जो हल होंगे वो भी कैसे होंगे, अनंत होंगे। तो कहेंगे हलों की संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, क्योंकि रेखाएं संपाती है। और जब रेखाएं संपाती है मतलब अनेक बिंदुओं पर स्पर्श हो रहा है तो उसके जो हल होंगे वो भी कितने होंगे, अनेक होंगे। अगला कि जब A1A2 B1B2 के बराबर है लेकिन C1C2 के बराबर नहीं है, जब बराबर हो जाए तो संपाती, बराबर ना हो तो क्या होगा, तब अपने पास जो रेखा होगी, अगर एक रेखा ऐसी है तो दूसरी रेखा भी इसके पास से निकल जाएगी, कभी भी उसको प्रतिच्छेद करने वाली नहीं है। मतलब एक रेखा के पास से दूसरी रेखा जा रही है और कभी एक दूसरे को काटती नहीं, तो वो कहलाती है समांतर रेखाएं। वे रेखाएं कैसी कहलाएगी, समांतर रेखाएं। और रेखा जब एक दूसरे को बिना टच किए जा रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, तो उनका हल कितना हो जाएगा, उसका हल होगा 0, क्योंकि जब रेखा प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है तभी उसका हल निकलता है। यहाँ पर न तो प्रतिच्छेद कर रही है न ही स्पर्श कर रही है, मतलब कोई भी हल होने वाला नहीं है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा।
तो यहाँ से आप रेखाओं की प्रकृति लिख सकते हैं, हलों के प्रकार लिख सकते हैं कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। एक हल होगा अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर हो जाए तब रेखाएं होगी संपाती, और वहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर हो जाए लेकिन C1 बटे C2 के बराबर न आए तब कहेंगे रेखाएं समांतर है। समांतर है मतलब एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, न ही स्पर्श करेगी, तो उसका हल हो जाएगा 0, उसका कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। तो आप रेखाओं की प्रकृति और हलों की संख्या एक साथ याद रख सकते हैं। और साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हल निकलता है, कोई भी रैखिक समीकरण युग्म ऐसे हैं जिनका हल निकल रहा है, चाहे एक निकले या अपरिमित रूप से अनेक निकले, वो संगत होते हैं। वो कैसे होते हैं? संगत। और जब हल नहीं निकलता तो वो होते हैं असंगत। मतलब जब रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होगी तो वो रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, और जब रेखाएं समांतर होगी तब वो असंगत होंगे। साथ में इतना भी याद रखना है। हलों के प्रकार लिख सकते हैं कि हलों के प्रकार, रेखाएं जब होती है अपने प्रतिच्छेदी, रेखाएं होती प्रतिच्छेदी तो उसका केवल एक हल होता है, और हल निकल गया मतलब संगत है। दूसरा लिखना है संपाती, कि जब रेखाएं संपाती है तो अनेक हल होंगे, और जब अनेक हल है मतलब हल तो निकल ही रहे हैं तो वो भी कहलाएंगे संगत। और जब रेखाएं समांतर है, रेखाएं कैसी है? समांतर, तो वहां पर उसका कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा। और जब हल नहीं है तो फिर वो कैसे कहलाएंगे? असंगत। तो इस प्रकार से आप रेखाओं की प्रकृति और हलों की संख्या लिख सकते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पर होता है कंप्लीट। साथ में एक और हमने लिखा था चर का मान। क्या लिखा था? चर का मान। जैसे अपने पास एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 12। कहा गया है रैखिक समीकरण 3x + 2y = 12, इसको एक बिंदु संतुष्ट कर रहा है जिसके निर्देशांक है p, 0। कहा एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण है 3x + 2y = 12, उसको एक बिंदु p, 0 संतुष्ट कर रहा है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला बिंदु है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। अब कोई भी बिंदु होता है वो x और y के रूप में होता है, मतलब आगे वाला मान x का, पीछे वाला मान y का। ये इसको संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये वाले मान अगर x और y की जगह रखे तो इधर भी 12 आएगा, इधर भी कितना आएगा? 12। मतलब x की जगह कितना रखना है? p, और y की जगह 0। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 3p + 2, y की जगह 0 = 12। तो 3p बराबर कितना आ जाएगा? 12, और p का मान आएगा 12/3, मतलब p का मान आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप चर का मान भी निकाल सकते हैं। हो सकता है 1 नंबर का जो अब सवाल आपका सवाल है उसके अंदर इस प्रकार का सवाल भी आ जाएगा। एक रैखिक समीकरण है, उसको ये वाला बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब 2 चर होंगे, 2 चर में से एक चर का मान दिया होगा, दूसरे चर का मान हमको निकालना है। तो इक्वेशन के अंदर जो चर दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कर देनी है, और जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है उसको एज इट इज रखना है। उसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो पीछे चर था उसका मान आ जाएगा। अगला है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। चूंकि अपने ग्राफीय विधि तो हट गई है, क्योंकि ग्राफीय विधि का कोई सवाल आने वाला नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ग्राफीय विधि नहीं आएगी। ग्राफीय विधि के लिए अधिकतम 3 या 4 नंबर का प्रश्न होना चाहिए था। अब 2 नंबर का है तो उसके अंदर ग्राफीय विधि आने की संभावना नहीं है। तो अपने जो बीजगणितीय विधि है उनको पढ़ना है, और बीजगणितीय विधि है अपने पास 2। कोई भी रैखिक समीकरण युग्म है उनको हल करना है तो अपने पास जो बीजगणितीय विधि होती है वो 2 होती है। एक तो है अपने पास प्रतिस्थापन विधि, और एक है अपने पास विलोपन विधि। पहला प्रतिस्थापन,
दूसरा विलोपन। देखना आपके पास एग्जाम में जो सवाल आएगा वो प्रतिस्थापन और विलोपन से आएगा, जो कि होगा 2 नंबर का। अब 2 नंबर का जो सवाल होगा उसके अंदर आपके पास जो रैखिक समीकरण युग्म होगा, लीनियर इक्वेशन होगी, वो बिल्कुल सिंपल होगी, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके अंदर कोई हार्ड सवाल आने वाला है नहीं। ऐसा सवाल नहीं आएगा कि आपको लैंग्वेज से उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उसके बाद में हल करना है, क्योंकि उससे सवाल की लेंथ लंबी हो जाती है और 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास लंबा नहीं होगा, वो शॉर्ट में होना चाहिए। तो आपको केवल प्रतिस्थापन और विलोपन विधि आनी चाहिए और क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो उसको हल करने की हिम्मत होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। आपके पास प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे किसी भी प्रकार का सवाल आए उसको हम हल कर सकते हैं। अब देखना प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि अपने पास 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उनमें से एक रैखिक समीकरण को तो मैं ऐसे ही रखना है और दूसरे रैखिक समीकरण के अंदर हमें क्या करना है, एक चर का मान निकाल देना है, या तो x का मान निकाल दो या फिर y का। अब जिस चर का मान निकाला है उसको जो स्थिर समीकरण था उसके अंदर रख देना है, तो अपने पास एक चर की वैल्यू निकल जाएगी। जिस चर की वैल्यू निकली है उसको चाहे तो समीकरण 1 के अंदर रखे या 2 के अंदर रखे या चाहे तो 3 में रखे, वहाँ से अपने पास दूसरे चर का मान भी आ जाएगा। मतलब क्या करना है, मानों की अदला बदली करनी है। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि वैल्यू बदल देनी, मतलब x की जगह y रखना है, x की जगह क्या रखना है, y, और y का जो युग्म बनता है वो पूरा का पूरा मान रख देते हैं। और विलोपन विधि उसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी अपने पास रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उसमें एक चर के गुणांक हम बराबर कर देते हैं, या तो x का गुणांक बराबर कर दो या फिर y का गुणांक। अगर जब गुणांक बराबर आते हैं तो देखना है कि उनके चिन्ह क्या है। अगर दोनों गुणांकों के चिन्ह एक समान है, चाहे दोनों प्लस के हैं या माइनस के हैं, तब उनको घटा देना है। और दोनों गुणांकों के चिन्ह अगर विपरीत हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तब उनको जोड़ देना है। ध्यान रखना है जब भी जोड़ते हैं तो चिन्हों के अंदर परिवर्तन नहीं करते, और जब भी घटाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन है उसके चिन्ह क्या कर देते हैं, माइनस है तो प्लस में चेंज करना है, प्लस है तो माइनस में चेंज करना है, मतलब चिन्हों का परिवर्तन करना है। कब, जब चर के गुणांक बराबर आए और दोनों के चिन्ह क्या हो, बराबर। अगर विपरीत चिन्ह है तो कुछ भी चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली उनको जोड़ देना है, और एक समान चिन्ह है गुणांकों के तब उनको घटा देते हैं। तो ये होती है अपने पास प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। दोनों का एक एक एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे प्रतिस्थापन विधि है अपने पास, प्रतिस्थापन विधि। देखना हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 5। ये अपने पास एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण है अपने पास x प्लस वाई बराबर 14। ये अपने पास दो समीकरण है, एक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 और एक है x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर 2। आप चाहे तो दोनों में से किसी एक समीकरण को स्थिर मान सकते हैं। हम दूसरे वाले को ऐसा का ऐसा ही मानते हैं और पहले वाले को हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है अपने पास 2x माइनस वाई बराबर 5। अब चाहे तो आप यहाँ से x का मान निकालो या फिर y का। हम क्या करते हैं कि जो माइनस वाई है इसको बराबर के इधर भेजते हैं, तो हो जाएगा 2x बराबर 5 प्लस y। अब चाहे तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें या y की। अगर x की निकालनी है तो 2 को बटे में भेजना पड़ेगा, और y की वैल्यू निकालनी है तो 5 को उधर भेजना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 5 प्लस का है उसको बराबर के उधर भेज दें, तो हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर y। y की वैल्यू आ गई, इसको हमने कहा समीकरण 3। इसको क्या नाम दिया, समीकरण 3। समीकरण 3 का मान जो स्थिर समीकरण था उसके अंदर रख सकते हैं। अब चाहे तो पहले के अंदर भी रखे, कोई गलत होने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, इसका जो मान है, इसका जो मान है वो हम रखते हैं स्थिर समीकरण के अंदर। अगर पहले के अंदर रख दिया तो इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, क्योंकि वैल्यू हमने इससे ही निकाली है। तो इसके अंदर पुट करोगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, वैल्यू निकलने वाली नहीं है। हमें वैल्यू निकालनी है तो जिस समीकरण से हमने मान निकाला है उसके अंदर वैल्यू वापस पुट नहीं करनी है, जो स्थिर माना है उसके अंदर वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। जैसे 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि 1 से हमने मान निकाला है, तो समीकरण 3 का मान रख दिया हमने 2 में। तो x की जगह तो कुछ भी मान नहीं रखना है,
और y की जगह क्या रखना है 2x माइनस 5 और बराबर में कितना है 14 है। तो 2x प्लस x 3x और माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो 3x बराबर हो जाएगा 19 और x का मान हो जाएगा 19/3। x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब आप x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें या 3 में रखें, आपके पास y का मान आ जाएगा। हम x का मान किस में रखते हैं समीकरण 3 में। तो x की वैल्यू वो किस में पुट कर रहे हैं समीकरण 3 में, तो हो जाएगा 2 गुणा x की जगह लिखेंगे 19/3 माइनस 5 बराबर y। ये हो जाएगा 19 दूनी 38/3 माइनस 5 बराबर y। एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, ये हो जाएगा 38 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 5 के साथ 15 बराबर y। 38 में से 15 गए तो 38 में से 15 जाने पर बचे 23 और बटे में 3 बराबर y। तो अपने पास जो y की वैल्यू आई वो कितनी आई 23/3। तो आप किसी भी प्रकार की इक्वेशन हो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। मेथड ये का ये कि जो दो समीकरण दिए होंगे, एक समीकरण को स्थिर मानना है, दूसरे से एक चर का मान निकालना है, समीकरण 3 बन जाएगा। 3 का मान स्थिर समीकरण में रखोगे तो एक चर है उसका मान आ जाएगा। फिर जिस चर का मान आया उसको चाहे तो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, दूसरे चर का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आई 19/3 और y की वैल्यू आई 23/3। अगला पढ़ना है हमें विलोपन विधि। विलोपन विधि देखना, हमने जो इक्वेशन ली थी पिछले सवाल में सेम वो की वो लेते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर 5, 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 14। यही दो इक्वेशन अपने पास। हमने कहा था कि जब विलोपन विधि से सवाल हल करते हैं तो पहला प्रयास हम ये करते हैं कि एक चर का गुणांक बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर x का गुणांक 2 है, इधर x का गुणांक 1 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर y का गुणांक -1 है, कोई संख्या नहीं, मतलब 1 मानते हैं और आगे चिन्ह क्या है -1, और यहाँ पर y का गुणांक +1 है, मतलब दोनों के आगे 1 लिखा हुआ है, मतलब गुणांक बराबर है। जब गुणांक बराबर होते हैं तो उसके चिन्ह देखते हैं। अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं समीकरणों को, और समान चिन्ह है तो घटा देते हैं। यहाँ पर एक माइनस का है, एक प्लस का है, मतलब दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। मतलब समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है। तो 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 14। जब जोड़ते हैं तो चिन्हों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, चिन्ह ऐसे के ऐसे। अब एक माइनस का एक प्लस का, जब एक माइनस का मान और प्लस का मान दोनों बराबर है तो उनको मिलाकर 0 लिखते हैं। जैसे -5 + 5 जोड़ दिया तो अपने पास हो गया 0। वैसे ही -y और +5 जोड़ दिया तो अपने पास क्या हो जाएगा 0, मतलब काट सकते हैं। और 2x और x को जोड़ा तो 3x, 14 और 5 को जोड़ा तो 19, तो x का मान कितना आ गया 19/3। देखना, प्रतिस्थापन विधि से हल किया था तो भी x का मान कितना आ रहा था 19/3, और विलोपन विधि से भी 19/3। आपने जब इस सवाल को हल किया होगा तो आपको ये प्रतिस्थापन से थोड़ा सरल लगा है। अब x का मान तो आप चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। जैसे हमने वापस किया था कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं। हम x का मान किस में रख रहे हैं समीकरण 2 में। तो x की जगह लिखना है 19/3 प्लस y बराबर 4। ये प्लस का 19/3 है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 14 लिखा हुआ है, 14 माइनस 19/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 14 के साथ 42, माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 19 के साथ 19, तो y बराबर आ जाएगा 23/3। जब प्रतिस्थापन विधि से हल किया था तो भी y की वैल्यू 23/3 आ रही थी, और विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो भी वैल्यू आ रही है अपने पास 23/3।
अब हो सकता है कि अपने पास सवाल ऐसा हो कि जिसके अंदर ये गुणांक बराबर नहीं हो, जैसे अपने अब की बार गुणांक बराबर थे, अगर सवाल ऐसा है जिसके अंदर गुणांक बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, उसका गुणा ऐसी संख्या के साथ में करना है कि गुणांक बराबर आ जाए। जैसे इसी सवाल को देखते हैं, जैसे एक इक्वेशन अपने पास 3x माइनस 4y बराबर 16 और एक लिखा है 5x माइनस y बराबर 4। समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमें क्या करना है, दोनों में से एक चर के गुणांक बराबर कर देने हैं। दोनों चरों के जो गुणांक है उसमें से एक चर का गुणांक हमें क्या कर देना है, बराबर। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 5 है, यहाँ पर y का गुणांक -4 है, यहाँ पर y का गुणांक -1 है। एक बार के लिए चिन्ह भूल जाते हैं, केवल संख्या लेते हैं कि y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 1 है। अगर y के गुणांक बराबर करते हैं तो y के साथ में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मतलब 4 और y का क्या करना पड़ेगा, गुणा। मतलब हमें इस पूरी इक्वेशन के अंदर 4 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसके आगे 4 लिख दिए, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करते तो गलत है। अगर हमें गुणा करना है तो पूरे के साथ में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है उसका गुणा कर देंगे 4 के साथ में, तो अपने पास आएगा, अब 4 के साथ में गुणा कर रहे हैं तो 5 और 4 का गुणा होगा तो 20x माइनस 4 और y का गुणा होगा तो 4y और 4 और 4 का गुणा होगा तो 16। मतलब इक्वेशन 2 का हमने क्या किया है, 4 के साथ में कर दिया गुणा। ये अपने पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखना गुणांक बराबर आ गए, इधर भी 4y इधर भी 4y। अब अपने इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, इक्वेशन 2 से कोई लेना देना नहीं है। अब पहली और तीसरी इक्वेशन ही बनी, क्योंकि दूसरी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 में। अब पहले और तीसरे समीकरण में देखना है, y के गुणांक बराबर है -4 बराबर है, दोनों के चिन्ह भी माइनस माइनस बराबर है। जब चिन्ह बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। मतलब आप चाहे तो 3 में से 1 घटाएं या 1 में से 3 घटाएं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम समीकरण 3 में से 1 घटा देते हैं। समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, 3 में से 1 घटाना है। समीकरण 3 है अपने पास 20x माइनस 4y बराबर 16 और फर्स्ट है अपने पास 3x माइनस 4y बराबर 16। अब जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल देने हैं। जैसे 3x प्लस का था, अब ये माइनस का कहलाएगा। नीचे वाला जो समीकरण होता है जिसको हम घटा रहे हैं, जैसे 1 को घटा रहे थे तो 1 के चिन्ह बदल देने हैं। अगर 3 को घटा रहे होते तो 3 के चिन्ह बदलते, 3 नीचे आ जाता, 1 ऊपर होता। तो जो समीकरण नीचे लिखोगे उसके चिन्ह क्या करने हैं, घटाने हैं, बदल देने हैं। माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ये 4y प्लस का 4y माइनस का कट गया, क्योंकि अब चिन्ह कौन सा गिना जाएगा, नीचे वाला। 16 प्लस 16 माइनस, ये भी 0 हो जाएगा। और 20x में से 3x हमको घटाने हैं कि प्लस का 20x है माइनस का 3x है, तो हो जाएगा 17x। यहाँ पर तो y का कुछ बचा नहीं, और 16 में से 16 गया तो 0। मतलब x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, x का मान आ जाएगा 0। अब आप x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम x का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 3 गुणा 0 माइनस 4 गुणा y बराबर 16। ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा माइनस का 4y बराबर 16, तो y बराबर बच जाएगा 16 बटे माइनस का 4, कटेगा तो आएगा माइनस का 4। दोनों में से किसी एक के आगे भी माइनस है तो पूरे के आगे माइनस कहलाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आई y की -4 और x का मान आया 0। तो ये होती है अपने विलोपन विधि। इस पार्ट से अपने जो सवाल आएंगे वो प्रतिस्थापन और विलोपन से ही आएंगे, और 2 नंबर का सवाल होगा। तो इक्वेशन होगी आपके पास, रेखिक समीकरण होंगे वो अपने पास सिंपल होंगे। अब 1 नंबर का अपने जो सवाल है उसके अंदर हमें क्या करते हैं, जो लैंग्वेज लिखी हुई है उससे हमें इक्वेशन बनानी है। लैंग्वेज से क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अब देखना लैंग्वेज लिखी हुई है अपने पास, उसको हम किस में चेंज करेंगे, इक्वेशन में। देखना लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है।
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। अब अंतर आ रहा है, मतलब एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी। तो हमने कहा x इज ग्रेटर देन y, कि x का मान है वो y से बड़ा है, x बड़ी संख्या है, y कैसी है, छोटी है, उनका अंतर कितना आ रहा है 26। मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 26। अब प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 26। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, क्योंकि अपने पास ये रेखिक समीकरण युग्म है तो 2 समीकरण बनेंगे, क्योंकि चर कितने हैं 2, हल करना है तो 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। एक समीकरण तो हमने लिख दिया यहाँ से, दूसरा आगे एक और कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि x बराबर y, क्या ये बात सही है? x और y आपस में बराबर है क्या? x और y आपस में बराबर नहीं है। x का मान ज़्यादा है, y का मान कम है। अगर इनको तराजू पर रखें तो वजन कहाँ पर ज़्यादा होगा? x की ओर ज़्यादा होगा, मतलब x की ओर झुका होगा, y की ओर ऊपर होगा। मतलब तराजू इस प्रकार से होगा। हमें अगर तराजू को बराबर करना है, बीच में बराबर का निशान है, तो वजन किधर रखोगे? जहाँ पर कम है उस और कितना वजन रखना है? जितना सवाल में कहा गया है। अगर अधिक बोला जाता तो जोड़ देते, कम बोला जाता घटा देते, भाग का कहा होता भाग देते। अब गुणा का कहा है तो क्या करना है? गुणा करना है। मतलब जो छोटा है उसको किसका गुणा करना है? 3 का, क्योंकि वजन इधर ज़्यादा है, वजन बराबर करना है तो वजन इधर रखोगे और कितना वजन रखना है? जितना सवाल में कहा गया है, 3 गुना, मतलब 3 का क्या कर देना है? गुणा। तो x बराबर हो जाएगा 3y, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 2 का मान 1 में रखिए, हल कीजिए, आपके पास संख्याएं आ जाएगी। अगला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहा गया है 2 चीजें हैं। एक कहा गया है संपूरक कोण, क्या बोला है? संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होते हैं? जिसके अंदर कोणों का योग कितना आता है? 180। 2 कोण होंगे, दोनों का योग 180 संपूरक, और दोनों का योग 90 डिग्री पूरक। अब कहा गया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। वापस वही कि x इज ग्रेटर देन y लिख दिया। अब संपूरक कोण कहा है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो लिखना है x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1। और कहा गया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या मैं x बराबर y लिख सकता हूं? x बड़ा है y छोटा है, मतलब तराजू तो इधर दबा हुआ है, इधर से ऊपर है। वजन कहाँ रखोगे? जहाँ पर ऊपर है उधर, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो इधर वजन रखना है कितना? 18 अधिक है, मतलब इसके अंदर क्या कर देना है? 18 जोड़ देना है। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आप हल कर सकते हैं, आपके पास दोनों कोण के मान आ जाएंगे। ये हल करने का काम आपका है, हमें केवल लैंग्वेज से सवाल बनाने थे, सवाल बना रहे हैं। आपको प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि बता दी है, तो आपको इन सवालों को प्रतिस्थापन और विलोपन से ही हल करना है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखना, माना बल्ले का मूल्य हमने दिया है x रुपये, गेंद का मूल्य दिया है y रुपये। एक बैट खरीदा है उसके x रुपये दिए हैं, एक बॉल खरीदी है उसके y रुपये दिए हैं। अब 2 बैट खरीदे होते तो 2x रुपये देते, 3 खरीदे होते तो 3x, और 7 खरीदे हैं तो 7x। एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना दे दिया हमने? 7x। एक बॉल का मूल्य दिया है हमने y रुपये, 2 बॉल होती तो 2y, 3 होती तो 3y, और 6 है तो 6y। और दोनों के मिलाकर रुपए कितने दिए हैं? 3800, मिलाकर 3800 दिए हैं, मतलब दोनों को मिला देना है, कितना आता है? 3800। ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कहा गया है 3 बल्ले, बल्ले का वापस मूल्य x था, गेंद का मूल्य y था। अब एक बल्ले का मूल्य x है, 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x। एक गेंद का मूल्य y है, 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 5y, और दोनों को मिलाकर रुपए कितने दिए हमने? 1750। ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अगला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा
105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। हमें 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, उसके लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखना, कहा गया एक नगर है, वहाँ पर हमें टैक्सी का किराया देना है। तो एक टैक्सी का फिक्स भाड़ा लगता है कि टैक्सी आपने देख ली, मतलब आपको उसका जो फिक्स भाड़ा है वो तो देना ही है। आपने टैक्सी देख ली, समझ लो नियत भाड़ा दे दिया। अब नियत भाड़ा हमने माना कि x है, फिक्स कितना मान लिया x। अब उसके बाद में पर किलोमीटर अलग से चार्ज किया जाता है कि ये तो अपने को देना ही है, गाड़ी देख ली मतलब देना है। उसके बाद में गाड़ी में बैठेंगे, अब प्रति किलोमीटर हम भाड़ा दे रहे हैं y रुपये। प्रति किलोमीटर कितना दे रहे हैं y रुपये। अगर हमें 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर की अपनी यात्रा कैसे होगी, पहले हम गाड़ी देखेंगे, फिक्स भाड़ा देंगे। उसके बाद में कितने किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा y, 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y और 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। और टोटल मिलाकर अपने भाड़ा कितना दिया है 105। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कहा गया 15 किलोमीटर के लिए 155। अब 15 किलोमीटर की यात्रा करनी है, गाड़ी देखेंगे, पहले x रुपये दे दिए, फिर 15 किलोमीटर जाएंगे, 15y रुपये देंगे और टोटल कितना दिया हमने 155। इन दोनों इक्वेशन को हल करें, x और y के मान आ जाएंगे। x और y की मान निकलेंगे तब आप 25 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो पहले तो x रुपये देने पड़ेंगे और फिर 25 y रुपये देने पड़ेंगे। x और y की वैल्यू पुट करोगे, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा आपके पास निकल जाएगा। अगला है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। अब भिन्न लिखी है तो x/y के रूप में होगी। अंश और हर में 2 जोड़ते हैं, मतलब इधर भी 2 जोड़ना है, इधर भी 2 जोड़ना है, तो वो भिन्न अपने हो जाती है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो ये हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 18। पूरा उधर भेजें तो 11x - 9y + 22 - 18 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 11x - 9y + 4 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 5। और कहा गया यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। मतलब अब की बार अंश और हर में कितना जोड़ना है 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तब वो हो जाती है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का गुणा कराएंगे, 6x + 18 5y + 15, पूरा उधर भेजें हो जाएगा 6x - 5y + 18 - 15 बराबर 0। तो क्या 6x - 5y + 3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों का आप चाहे तो प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए। कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखना, माना जैकब की आयु अभी कितनी है x वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी होगी x - 5, और 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x + 5। ये जैकब की आयु है, किसकी आयु है जैकब की। और कहा गया उसके पुत्र की आयु, जैकब का जो पुत्र है उसकी आयु मान ली हमने y, ये जैकब का सन है। 5 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी y - 5, और 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी y + 5। ऐसा नहीं कि 5x और 5y कर दें, वो 5 गुना हो जाएगा। हमें 5 गुना नहीं लिखना है, 5 साल बाद में लिखना है तो प्लस करेंगे, पहले का लिखना है तो माइनस करेंगे। अब देखना, उम्र तो ये होगी उनकी कि x की, मतलब अपने पास जैकब है उसकी वर्तमान आयु x, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y। 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु थी y - 5 और उसकी आयु थी x - 5। 5 वर्ष बाद में उसकी आयु x + 5, उसके पुत्र की आयु y + 5। सवाल में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखना, इन दोनों की अगर तुलना करें तो ये वाली वैल्यू है वो बड़ी है, ये वाली वैल्यू कम है।
पिता की आयु ज़्यादा होगी, पुत्र की आयु कम होगी, नॉर्मल बात है। अब कहा गया है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद वाला कॉन्सेप्ट लेना है ये कि x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस 5 को y प्लस 5 के बराबर लिख सकते हैं? ये पिता की आयु, ये पुत्र की आयु है। पिता की आयु ज़्यादा होगी मतलब तराजू इस ओर झुका हुआ होगा, यहाँ से ऊपर होगा। अगर हमें वजन बराबर करना है तो वजन इधर रखोगे, और कितना वजन रखना है जो सवाल में दिया गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना का कहा है, तो जहाँ पर कम है वहाँ पर वजन रख देना है। गुणा का बोला है, 3 का क्या कर देना है, गुणा। ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 1। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराए, उधर भेजे, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, अब पहले की बात की है, मतलब x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब भी वजन इधर ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। अगर बराबर करना है तो वजन इधर रखोगे, और कितना रखना है, 7 गुना का कहा है, मतलब गुणा किसका कर देंगे, 7 का। ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हल कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। अगला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न होगी तो x/y के रूप में होगी। यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। मतलब x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 1, पूरा उधर जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। और कहा गया है यदि हर में 1 जोड़ दें, कि अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल हर के अंदर 1 जोड़ना है, तो यह 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, 2 और x का गुणा हुआ 2x, और ये हो गया y प्लस 1, उधर भेजा तो 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। दोनों का आप हल कर सकते हैं। उसके बाद में कहा है, जैसा जैकब वाला सवाल था सेम वैसा का वैसा सवाल ये आपके लिए है। सेम जैसा जैकब और उसके पुत्र का सवाल था, सेम ये नूरी और सोनू वाला सवाल है, सेम उसके जैसा ही है, आपको हल करना है। अगला कहा गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखना ये वाला जो सवाल है वो आपके अबसद के अंदर भी आ सकता है। कहा जाए किसी संख्या की इकाई का अंक कितना है, दहाई का अंक इतना है, तो वो संख्या क्या होगी, तो हमको वो संख्या निकालनी आनी चाहिए। जैसे अपने पास इकाई का अंक बोला है a, दहाई का अंक बोला है b, तो कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसका इकाई का अंक तो एज इट इज लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा 69, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 9, दहाई का अंक क्या है 6 अंक है, लेकिन ये संख्या कैसे लिखी हुई है 60 प्लस 9। अब 60 कैसे लिखा जाता है, 6 गुणा 10 प्लस 9, मतलब इकाई की जगह हमें कितना लिखना है, a लिखना है, मतलब यहाँ पर तो क्या लिखेंगे a, और दहाई की जगह कितना लिखना है b, मतलब 6 दहाई का अंक था तो इसकी जगह कितना लिखोगे b, तो हो जाएगा 10b प्लस a। ये हो जाएगी संख्या। मतलब इकाई का अंक तो डायरेक्ट लिख देना है, दहाई का अंक जब भी लिखते हैं 10 के गुणा में लिखोगे, और वैसे ही अगर मैं सैकड़ा का अंक लिखना है तो वो क्या करेंगे 3 के गुणा में लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो कहा गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब अंक बोले गए हैं तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारे पास, इकाई का अंक लिखा y, और दहाई का अंक हमने लिखा x। तो यहां से जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या लिखेंगे, इकाई तो ऐसे कैसे, और दहाई का अंक है वो 10 के गुणा में। ये हो जाएगी अपने पास संख्या। इकाई का अंक y था, y लिखा, दहाई का अंक है वो 10 के गुणा में, और बीच में प्लस का निशान, क्योंकि 69 था हमने 60 प्लस 9 लिखा था, तो इसको क्या लिखा 10x प्लस y। अब कहा क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब x प्लस y केवल अंकों का योग करें तो कितना आता है 9। ये इक्वेशन नंबर 1। और इस संख्या का 9 गुना, कि जब इकाई y दहाई x, तो जो संख्या होती है इसका 9 गुना, मतलब 10x प्लस y, इसका जो 9 गुना है
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, मतलब इसके जो अंक हैं x और y, इनको पलटना है, मतलब x की जगह y लिखना है, y की जगह x। तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले 10x प्लस y थी, अब हो जाएगी 10y प्लस x। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इसको कितना करना है, 2 गुना। कि इसका 9 गुना करते हैं तो इसका 2 गुना आता है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। इसको हल करेंगे, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हल कर सकते हैं, आपके पास x और y का मान आ जाएगा, आपके पास जो संख्या होगी वो निकल जाएगी। अगला है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये या 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो बताना है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अब टोटल रुपए निकाले वो 2000 निकाले हैं, और नोट कितने प्राप्त किए हैं, 25 नोट। माना 50 के नोट, 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट उसने लिए हैं x, तो x का मूल्य कितना हो जाएगा, x का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 50x। कि नोट कितने प्राप्त किए, x। अब एक नोट का मूल्य 50 रुपये, 2 का 100, 3 का 150, तो x का 50x, क्योंकि 50 के साथ में गुणा ही तो कर रहे थे, एक नोट थी 50, 2 थी तो 100, क्योंकि 50 गुणा 200 होता है, 3 है तो 150, 50 गुणा 3, अगर x है तो 50 गुणा x। वैसे ही 100 रुपये के नोट, वो उसने लिए y, तो y का मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100y। अब सवाल में कहा है कि टोटल नोट 25 प्राप्त किए हैं, तो 50 और 100 के नोट मिलाएंगे, x प्लस वाई करेंगे, कितना आएगा 25, और अगर उनका मूल्य मिला दे तो टोटल कितने आते हैं 2000, मतलब 50x प्लस 100y, मिलाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 2000। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का आप किसी भी मेथड द्वारा हल कर सकते हैं। अब ये आपके जो नगर में किराए वाला था, जो गाड़ी के भाड़े का सवाल था, सेम उसके जैसा ही सवाल है ये भी आपके लिए, कि फिक्स भाड़ा लगता है, और जैसे ही फिक्स भाड़ा देते हैं अपने 3 दिनों का किराया आ गया, उसके बाद में अगले दिनों का किराया अंदर जोड़ना है, तो फिक्स भाड़ा हम x लिखते हैं और जो प्रतिदिन का भाड़ा है वो y लिखते हैं। यहाँ से अगर इक्वेशन लिखे एक बार के लिए हल कर ही देते हैं कि प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया लगता है, जो कि हमने माना है x। अब कहा है, और उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया लिखता है, जिसको हमने लिखा है y। अब सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है, मतलब सरिता जैसे ही पुस्तक रखने जाएगी तो पहले x रुपये देगी। अब जैसे ही फिक्स भाड़ा दे दिया, मतलब 3 दिनों का किराया तो आ गया, उसके बाद में उसने एक्स्ट्रा कितने रखा है, 7 में से 3 चले गए, पीछे 4 बचे, तो 4 दिन का उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। 1 दिन का किराया y, 4 दिन का 4y, और ये x मतलब 3 दिनों का आ गया। 3 और 4 7 दिन हो गए, रुपए कितने दिए 27, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सुशी ने उस पुस्तक को रखा है 5 दिन के लिए, तो उसको भी x रुपये तो देने पड़ेंगे, फिक्स किराया तो देना पड़ेगा। जैसे ही फिक्स किराया दिया, उसके 3 दिनों का भुगतान हो गया, पीछे कितने बचे 2 दिन बचे, तो 2y बराबर कितना हो गया 21, समीकरण नंबर 2। इनको आप हल कर सकते हैं, x और y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। एक सवाल है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर, तो बाग की विमाई ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अगर मैं चौड़ाई लेता हूं, चौड़ाई ले ली जैसे मैंने x, तो जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक करनी है, चौड़ाई तो x है, उससे 4 मीटर अधिक मतलब प्लस में 4, उसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। आयताकार बाग है, ये ध्यान रखना है, आकृति भूलनी नहीं है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप वो कितना है 36 मीटर है। अब आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप करना है मतलब 2 का भाग देना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो जो अर्ध परिमाप आएगा वो आएगा अपने पास लंबाई प्लस चौड़ाई, यह आएगा आयत का अर्ध परिमाप। और कितना है 36, लंबाई कितनी है x प्लस 4, चौड़ाई कितनी है x बराबर 36, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 36, 2x बराबर 36 माइनस 4 32, तो x का मान आएगा 32/2 16, x का मान 16, मतलब चौड़ाई कितनी आई 16, और जब चौड़ाई के अंदर 4 जोड़ते हैं तो लंबाई आती है, तो 16 प्लस 4 20 मीटर, तो चौड़ाई आएगी 16 मीटर, लंबाई आएगी 20 मीटर। सिंपल सवाल है, हो जाना चाहिए। आगे कहा है 2 समीकरण अपने पास, उनको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिससे y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। दोनों समीकरणों को हल करना है। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब हल करने के लिए कोई मेथड नहीं कहा है, तो हम कोई भी विधि काम में ले सकते हैं। देखना, एक चर का गुणांक बराबर है 2 2, दोनों के चिन्ह बराबर हैं, तो समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, घटाओगे तो चिन्ह क्या करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, 3y और 4y जोड़ा तो 7y, 11 प्लस 24 35 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा 35/7, y का मान आ गया अपने पास 5, y की वैल्यू कितनी आई 5। y की वैल्यू चाहे तो आप समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 15 बराबर 11, 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, तो 2x का मान आएगा माइनस का 4, x का मान आ जाएगा -4/2, x की वैल्यू आ गई -2। अब कहा है x और y के मान तो आपने निकाल दिए, अब कहा है कि इसके लिए m का मान ज्ञात करना है जब y बराबर mx प्लस 3 होता है। y बराबर क्या है mx प्लस 3, तो आपको वो x और y के मान है वो यहाँ पुट करने हैं और m का मान निकालना है। तो y की जगह 5, m की जगह m, x की जगह माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 2m, 5 माइनस 3 2, ये माइनस का 2m। अब माइनस तो इधर से उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये हो जाएगा माइनस का 1, m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो अपने जो तीसरा पार्ट था रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उससे संबंधित जितने भी अपने सवाल थे जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे उनको हमने हल किया है। ध्यान रखना, आपने जितने भी लैंग्वेज वाले सवाल की जो इक्वेशन बनाई है आपको प्रयास करना है कि आप उन सभी इक्वेशन को हल करें। अब ध्यान रखना, इन सवालों के बाहर कोई भी सवाल आने वाला नहीं है। अगर ये सवाल आपको आते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके इस पार्ट से 4 में से 4 पूरे नंबर आने वाले हैं। तो अगली अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर हम द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने अगर हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।